हम लोग आज टॉपिक जो चालू कर रहे हैं 5 हेड में से एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर अगर आपका कोई भी ऐसा इनकम है जो कि हाउस प्रॉपर्टी से जनरेट होता है, रेंटल इनकम, ठीक है, तो इस हेड में दिखाना पड़ेगा। इस हेड का कुछ खासियत है, पहले समझ लेते हैं कि इस हेड में दिखाने के लिए कोई भी इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगा कि नहीं। मतलब आपका घर है, भाड़ा देके कमा रहे हैं, तो क्या क्या कंडीशन और होना चाहिए कि इस हेड में दिखाएंगे, नहीं तो फिर टैक्स तो होगा। अगर इनकम है तो टैक्स तो होगा, किसी और हेड में होगा। इस हेड में टैक्स होगा कि नहीं, उसके लिए कुछ बेसिक कंडीशन है, वो पूरा करना होगा। तो पहले हम लोग समझते हैं क्या है ये सेक्शन 22 कवर करता है। कि ये सेक्शन ये बोल रहा है ये हाउस प्रॉपर्टी में कि एनुअल वैल्यू किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का चार्जेबल होगा इस हेड में। देखो यहां पर ये एकमात्र ऐसा हेड है जहां पर एनुअल वैल्यू लिखा हुआ है। मतलब क्या आप रेंट कमा रहे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका अर्निंग कैपेसिटी से। तो जब आप समझ पढ़ेंगे प्रैक्टिकल, कुछ जब एग्जांपल बताएंगे तब समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल में कोई टैक्स चोरी करने के लिए तो ऐसा कर ही सकता है। जैसे मान ले यहाँ पे जो अच्छा इलाका है, वहां पे भाड़ा चला मान लो 20,000 रुपया पर मंथ। ठीक है, तो ये भाई साहब हो सकता है ऐसा करे टैक्स चोरी करने के लिए कि बोल दे हम 5,000 रुपया पर मंथ पे भाड़ा पे दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू चल रहा है भाड़ा के हिसाब से, तो यहाँ सीधा सीधी दिख रहा है कच्चा पक्का का कुछ कॉन्सेप्ट है। इसीलिए एक ऐसा हेड है, इसमें इट इज एन एक्सेप्शनल हेड इन विच रेदर देन एक्चुअल इनकम द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस इज टैक्सेबल। मतलब क्या अर्निंग कैपेसिटी, विच एवर इज हायर, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हम लोग समझेंगे इस हेड में। ठीक है, तो पहले आते हैं हाउस मतलब क्या, हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी मीन्स हो रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सराउंडेड बाय सफिशिएंट वॉल एंड लैंड अपरेंट टेरेंट टू अ हाउस प्रॉपर्टी। यहां पे मतलब हो रहा है कि अगर कोई घर है और उससे अटैच लैंड है, ठीक है ना, तो ये पूरा को हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाए, उससे अटैच लैंड को भी। और यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है कि हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड, व्हाट इज हाउस प्रॉपर्टी हम यहां नहीं लिखे। हम ये बताएं कि हाउस प्रॉपर्टी में क्या होगा। घर जो है, फ्लैट है, मकान है, बंगलो है, वो तो हाउस प्रॉपर्टी है। लेकिन कोई ऐसा भी जगह है जो सफिशियंट दीवार किया हुआ हो, छत है चाहे नहीं, वो हाउस प्रॉपर्टी है। अब एग्जाम्पल से समझते, जैसे स्टेडियम, स्टेडियम हाउस प्रॉपर्टी है। मतलब ना कि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब बहुत वाइडर टर्म है। कॉमर्शियल है कि रेसिडेंशियल है उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब गोडाउन भी हाउस प्रॉपर्टी है, यस और नो। दुकान भी हाउस प्रॉपर्टी है, उसी तरह स्टेडियम भी हाउस प्रॉपर्टी है अगर किसी का है तो। वैकेंट लैंड हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, खाली पड़ा जो जमीन है वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। इनकम्प्लीट हाउस हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। फ्लैट है, गोडाउन है, मतलब क्या समझे हम लोग, इट इज irrelevant whether the house property is used for residential purpose और नॉन रेसिडेंट। मतलब वो कॉमर्शियल है या नॉन कॉमर्शियल है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी मतलब ये होता है। समझ गए क्या। इन सारे इन सारे तरह के प्रॉपर्टी से किसी भी प्रकार का इनकम अगर अर्न हो रहा होगा, रेंटल इनकम, तो हम लोग उसको कहाँ दिखाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी हेड में दिखाएंगे। लेकिन उसका कुछ और कंडीशन भी है, वो बताता है सेक्शन 22। एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। किसी भी घर का एनुअल वैल्यू, जो एनुअल वैल्यू, अब ये एनुअल वैल्यू क्या होता है यही हम लोग को कैलकुलेट करना सीखना है। किसी भी घर का एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी हेड में दिखाएंगे। ठीक है, इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, कुछ शर्तें हैं, कंडीशन है, पूर्ण होंगी तो इस हेड में दिखाएंगे। क्या है कंडीशन, पहला बात कि वो हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। मतलब जो है वो हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्लियर। जैसे लैंड भाड़ा पे दे दिया, ठीक है ना। जैसे पिंटू का शादी हो रहा था, मेरे घर के सामने में कुछ दूर में खेत, बड़ा सा जमीन पड़ा हुआ था। पिंटू बोला सर थोड़ा सा जो हम लोग का बारात यहाँ ठहरेगा, पूरा शिवरात्रि स्टाइल में जाने वाला, भस्म भस्म उड़ा के, थोड़ा दिन भाड़ा पे दे दिए, कुछ दिन ठहरेगा। हम दे दिए भाड़ा पे। वो जो रेंट आ रहा है वैकेंट लैंड का, वो इनकम फ्रॉम, वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। तो देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी। मतलब वो इस हेड में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा, इनकम है वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल मतलब पहले क्या बोला है, हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी के लिए हम लोग क्या समझे कि भाई कोई जमीन सफिशियंट बॉन्ड है, छत है कि नहीं, उससे कोई लेना नहीं। इनकम्प्लीट हाउस नहीं। इसी में हम लोग समझे कॉमर्शियल हो, नॉन कॉमर्शियल मतलब गोडाउन,
घर, इनकम्प्लीट घर नहीं, ये सब क्या है, हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो पहला कंडीशन है देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी एंड द एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ सच। समझे? मतलब आप अगर ओनर नहीं है, जैसे मान ले हम भाड़ा पे लिए हैं और दोबारा भाड़ा पे दे दिए, फिर से समझो, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स अपना प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया है, रेंट पे दिया है, तो ये जो रेंट कमा रहा है, क्योंकि ये ओनर है तो ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में दिखाएगा, परंतु वाई इसको रेंट पे लिया था और ये दोबारा रेंट पे दे दिया है किसी को, मान लो विवेक को दे दिया, तो वाई जो रेंटल इनकम कमा रहा है ना, वो इस हेड में नहीं दिखाएगा, अदर सोर्स में दिखाएगा। ठीक है, समझ गए? क्यों? क्योंकि वो ओनर नहीं है। ओनर ही मतलब अगर कोई बंदा के पास हाउस है, वो उसका ओनर है, तब वो इस हेड में दिखाएगा। द एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी। मतलब यहां लिख दिए कि ओनर मतलब सबलेटिंग इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये क्या लिखा हुआ है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एग्जाम्पल समझ गए? मिस्टर एक्स हाउस प्रॉपर्टी में दिखाएगा, मिस्टर वाई एचपी हेड में दिखाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाएगा, और वाई किस हेड में दिखाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर बच्चों? अगर आप रेंटल इनकम कमा रहे हैं तो पहले तो आपके पास घर होना चाहिए, तभी तो, और आप उसके ओनर होना चाहिए। नेक्स्ट, ओनर हियर मींस है, इसी में इंक्लूड डीम्ड ओनर, ये हम लोग समझेंगे डीम्ड ओनर क्या होता है। आप ओनर नहीं है लेकिन मान लिया जाएगा कि आप ओनर है। ठीक। थर्ड कंडीशन इज द हाउस प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी यूज फॉर एसएससी ओन बिजनेस और प्रोविजन। नीचे वाला लाइन अभी हम छुपा दे रहे हैं आपके समझने के लिए, आप उसके बाद बताइएगा क्या हो रहा है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, पिंटू तुमको बताना है कि वो ओनर इस हाउस प्रॉपर्टी हेड में दिखाएगा कि नहीं। पिंटू जी बोल के एक है, इनके पास एक फ्लैट है, ठीक है, ठीक है, ये ओनर है, क्लियर। ये मेरे को भाड़ा पे दे के रखे हैं और हम उसमें ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, यानी हम उसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हैं। ठीक है ना? बताइए पिंटू, ये तीनों कंडीशन पूरा हुआ है क्या आपकी सेट में? तुमको जो मान लो हम 2 लाख रुपया दे रहे हैं, 2 लाख रुपया पर मंथ, यानी टोटल 24 लाख रुपया दे रहे साल का, आप किस हेड में दिखाएंगे? पिंटू किस हेड में दिखाएंगे? तो सर हाउस प्रॉपर्टी। क्या तीनों कंडीशन पूरा हो गया? क्या लिखा हुआ है? पढ़, थर्ड कंडीशन पढ़। पहला कंडीशन है देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी, यस हाउस प्रॉपर्टी। वेट कर लो, 3 कंडीशन है, देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी, यस पिंटू के पास हाउस प्रॉपर्टी है, अब पिंटू उसका ओनर है, यस ओनर है, 2 कंडीशन पूरा हुआ, एंड द प्रॉपर्टी शेल नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोविजन। बताइए हेमंत, बताओ ये किस हेड में दिखाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। क्यों? तो आपको दे रहा है कि आप बिजनेस कर रहे हो। वेरी गुड, यही था इसमें, इसीलिए हम ये कहानी रचे कि ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए। समझे? आप जिसको भाड़ा पे दे रहे हो वो कुछ भी करे ना, अगर खुद उसमें, जैसे मान ले ये जगह ये मेरा खुद का होता तो हम इसके ओनर है, ठीक है, और हम इसमें क्या कर रहे हैं, मतलब मैंने देयर इज अ हाउस प्रॉपर्टी, हाँ ये हाउस प्रॉपर्टी है, हम इसके ओनर है, हम अपने खुद के बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज करें, तब ये पीजीपीपी हेड, मतलब जो मेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड होता, उसमें इसका खर्चा को कंसिडर करते। समझ में आया क्या? आप जिसको भाड़ा पे दिए कुछ भी करे ना, रहे या बिजनेस करे, कोई लेना देना नहीं है। एसएससी खुद ओनर जो है वो खुद नहीं करना चाहिए। क्लियर? रेंट पे दिया है तो वो किसी भी पर्पस पे में यूज करे, कोई मतलब नहीं है उससे, पर खुद ओनर अपने बिजनेस या प्रोफेशन पे यूज नहीं करेगा, किया तो पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल होगा, वही हिंदी में ये लिखा हुआ था। क्लियर क्या बच्चों? किसी को डाउट? क्या आप लोग सीखे? इस हेड में चार्जेबिलिटी का कंडीशन क्या है? पहला, देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी, एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ सच हाउस, एंड हाउस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। डन। फिर हम लोग पढ़े थे ना, ओनर हियर मींस क्या? डीम्ड ओनर। सबलेटिंग मींस होता है दोबारा भाड़ा, वो समझा दिए। अगर आप सबलेटिंग किए तब तो आप ओनर नहीं है, तब वो अदर सोर्स में जाए। डीम्ड ओनर मींस हियर व्हाट सेक्शन 27 में बोला हुआ है कि मान लिया जाएगा आप ही ओनर है, हम ओनर नहीं है तो भी इनकम टैक्स बोलता है आप ही ओनर है। क्या है? फॉलोइंग पर्सन आर ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑफ द हाउस। ठीक है, कौन कौन? जब कोई बंदा, पहले हिंदी में समझाते रहे फिर ये बोलते हैं,
जब कोई बंदा, जैसे इनकम टैक्स चोरी करने के लिए क्या होता है, बहुत बार ऐसे होता था, जैसे मान लो कोई मिस्टर विवेक है, तो मिस्टर विवेक जो है, स्लैब होता है, इनकम टैक्स का एक स्लैब होता है कि पुराने वाले के हिसाब से बात करें तो 2.5 लाख तक कुछ नहीं देना, 2.5 से 5 लाख ऐसे करके स्लैब होता है। तो जब आपका मान लो 10 लाख पार होता है तो 30% आने लगता है ऊपर, अब जो भी हो रहा है 10 लाख के ऊपर मान लो। तो ये बंदा सोच रहा है कि अगर हम घर ले रहे हैं, भाड़ा पे देने का इसका मकसद है, सोच रहा है घर भाड़ा पे लगा देंगे, कुछ रेंटल इनकम आएगा, तो इसके नाम पे इसके हाथ में क्या हो जाएगा, और इनकम बढ़ जाएगा, ये सैलरी तो कमाता है, प्लस हाउस प्रॉपर्टी भी इसी के अंदर में आने लगेगा, तो क्या हो जाता है, इसके ऊपर इनकम टैक्स ज्यादा लगता है ना। तो ये सोच रहा है वाइफ के नाम पे ले लेते, उससे क्या हो जाएगा, वाइफ का नाम पे ले लेंगे अगर, तो उसके फाइल में भी तो उस एक स्लैब तक एग्जेम्प्टेड होगा, समझ रहे हैं, 2.5 लाख तक तो उसके फाइल में भी क्लेम कर पाएंगे, टैक्स बच जाएगा मेरा। तो इस तरह का बुद्धि बहुत लोग कर लगाता था, और इनकम टैक्स को ये सब बातें पता होती है, प्रोविजन बनाते समय हम ही लोग के बीच का आदमी है ना, खुरापात सब लगा लेता है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू स्पाउस, और अपने वाइफ हस्बैंड, वाइफ अपने हस्बैंड को या हस्बैंड अपने वाइफ को या माइनर चाइल्ड को, विदाउट उचित कंसिडरेशन, विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, मतलब जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में आप आमतौर पे जो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, देन ट्रांसफरर शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर, यानी जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है उसी को ओनर मान लिया जाए, ठीक है ना। अब एक बात और है इसमें नोट, नॉट बीइंग अ ट्रांसफर इन कनेक्शन विथ एन एग्रीमेंट टू लीव अ पार्ट, अरे वो जो ट्रांसफर कर रहे हैं अलग रहने के लिए वाला, ऐसा नहीं है। विवेक का डिवोर्स चल रहा है, प्रॉपर्टी तो कर दिया बेचारा, प्रॉपर्टी नाम कर दिया, नहीं नहीं डिवोर्स चलने लगा, तब प्रॉपर्टी लीव अपार्ट जो एग्रीमेंट होता है कि मैं यहाँ तू वहां, वैसा वाला एग्रीमेंट हो रहा है, उस परिस्थिति में नहीं, तब तो वाइफ देगी ना, मतलब अगर मैरिज ही नहीं रहा, डिवोर्स हो गया, तब उसके हाथ में होगा टैक्स, क्लियर, उसको चला गया। तो माइनर चाइल्ड, देखो माइनर चाइल्ड में नॉट बी मैरिड डॉटर, मैरिड डॉटर को कवर नहीं किया गया, क्लियर, मैरिड डॉटर कवर नहीं है। एक कंडीशन हम लोग क्या पढ़ लिए कि अगर प्रॉपर्टी बिना कंसिडरेशन के हस्बैंड वाइफ और या वाइफ हस्बैंड या माइनर बच्चों के नाम पे किया जाता है, तो जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है उसी के हाथ में टैक्स हो जाएगा, क्लियर। फिर है द होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट, मतलब कोई ऐसा, पिंटू के ऊपर एग्जांपल, दो भाई है लोग, पिंटू डिंकू, मान लो पिंटू जी है एक और एक है डिंकू, दो भाई है। इसके पिताजी बहुत सुंदर सा घर बनाया है बुढ़ापा के लिए, गार्डन है इसमें, मंदिर भी है, पेड़ पौधा है, जो अब देखो क्या है, दो भाई है, एक में एक भाई रहता है, एक में एक भाई रहता है, ठीक है, ये गार्डन वाला स्पेस। अब क्या हुआ, जैसे ही पिंटू का भाई तो शांत था थोड़ा, पिंटू का जैसे ही शादी हुआ, अब दोनों जो पतो है पिंटू के पिताजी के पत अब पट नहीं रहा है, तो क्या हो गया, अब विवाद चल रहा है, इधर का पिंटू इधर से रास्ता बना लिया, इसका वाइफ देखना नहीं चाहती है मुंह अपने बड़े भाई के वाइफ का। अब क्या हो गया, ये पूरे प्रॉपर्टी का जो, मतलब ऐसे ही हम एग्जांपल लिख दे, कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी हो सकता है जो अभी सेटल नहीं हुआ है, इम्पार्टेबल, समझ रहे हो, तो जो होल्डर होगा, इनकम टैक्स तुम्हारे झगड़ा में अपना टैक्स थोड़ी छोड़ने जाएगा, ठीक है, तो वो क्या बोलता है, जो होल्डर है वो टैक्स देगा, समझ रहे हैं, तो जो बेनिफिट अराइज कर रहा है इधर से वो देगा। तो भाई पिंटू का वाइफ तो बोल दिया हमको हमको कोई मतलब नहीं है, तो भाई डिंकू की वाइफ मतलब डिंकू के हाथ में टैक्स बोलेगा, क्लियर हुआ। होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल हेयर मतलब कि अगर कोई ऐसा संपत्ति है, इन शॉर्ट ऐसा कोई संपत्ति है जिसके ऊपर सेटलमेंट नहीं है अभी, मतलब इम्पार्ट नहीं हुआ है, बंटवारा नहीं हुआ है, किसके में ओनरशिप है ऐसा नहीं है, विवाद चल रहा है, तो जो होल्डर होगा, जो बेनिफिट अराइज कर रहा होगा, उसके हाथ में टैक्स, क्लियर, दो पॉइंट हो गया, ठीक है, उसको बोल दिया ना, आप ओनर नहीं है तो भी डीम्ड मान लिया गया। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ए मेंबर ऑफ ए कंपनी, सोसाइटी और एनी अदर एसोसिएशन, ये इन शॉर्ट समझा दे रहे, जब कोई कोऑपरेटिव को सोसाइटी बनाते हैं, सोसाइटी में आमतौर पे क्या है, फ्लैट नहीं बेच रहा, आपको मेंबरशिप बेच रहा, ठीक है, तो हम लोग भी टीचर लोग मिलकर कुछ सोसाइटी बना लिए कि उसमें स्टैंडर्ड लोग रहे। अब एक विवेक नाम का लड़का है जिसका कोई विवेक नहीं है, कोई विवेक नहीं है जीवन में, 10-10 बच्चे हैं इसके, पैसा बहुत है इसके पास, अब वो कॉलोनी में घर लेना चाह रहा है,
तो हम लोग क्या है कंडीशन बना दिए, सुन भाई देखो कॉलोनी सोसाइटी अपना रूल बना के रख सकता है, तो उसमें बोला हुआ है कि आप सीए सीएमए होना चाहिए, आपके इतने बच्चे, ऐसे कंडीशन डाल दिए, मजाक कर रहे हैं लेकिन आप सुनिए प्रोविजन है क्या है इसमें, क्या समझाना चाहते। अब विवेक सीएमए तो सीए तो बन गया, प्रोफेशनल तो हो गया, लेकिन ये जो 10 बच्चे इसके कच कच, वो जो कौरव थे उससे भी ज्यादा खुरापात है। भाई क्या हो गया, हम लोग रूल बुक दिखाएंगे, अब ये एक गोदी लिया है, चुप रहा साइन करना है, प्रॉपर्टी लेना, एक इधर रो रहा है, अरे ये जी देखिए वो हगीज चेंज करिए, इतने सारे बच्चे क्या करेगा बेचारा। तभी हम लोग देख लिए भाई मत रहा, पूरा बच्चा लोग इसका नाश कर देगा अपार्टमेंट का, ठीक है। तो घर नहीं दिया गया, बेसिकली ये चला गया बेचारा कहीं और खरीदा। आमतौर पे जब सोसाइटी कंपनी फॉर्म होता है तो क्या करता है वो अपना मेंबरशिप देता है फ्लैट के बदले, तो वो मेंबरशिप इक्विवेलेंट टू क्या है, ओनरशिप प्रॉपर्टी का है, तो आप मेंबरशिप क्या मानेंगे, वही मानेंगे आप घर के ओनर है। क्लियर। सच under such case property is allotted or lease against membership, then membership shall be treated as deemed owner। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है a person who acquired property under section 53A of the transfer of part performance का बात हो रहा है। अगर कोई बंदा कोई प्रॉपर्टी एक्वायर किया है अंडर द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको भी मान लिया जाएगा डीम्ड ओनर। नेक्स्ट है लीज। अगर आप कोई लीज पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या है 12 साल, तो अगर इतने साल का लीज पे ले रहे हैं तो आपको क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। लीज होल्ड अगर प्रॉपर्टी है तो वो एक साल वाला नहीं, ठीक है ना, तो 12 साल नॉट लेस देन। क्लियर, ये डीम्ड ओनर मान लिया जाए। ये अभी तक थ्योरी था। इन शॉर्ट हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े यही एकमात्र ऐसा हेड है, इसमें एक्सेप्शनल हेड है जिसमें एक्चुअल अर्निंग से ज्यादा महत्व किसको दिया जा रहा है, अर्निंग कैपेसिटी पे। फिर कंपेयर करते हैं, फिर एनुअल वैल्यू निकाल के उस पर टैक्स लगाते हैं। फिर हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, तो हम लोग ये समझे कि कॉमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो उससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है ये बात। अगर कोई मैंने स्टेडियम भी हाउस प्रॉपर्टी, इनकम्प्लीट हाउस प्रॉपर्टी नहीं होता है, वैकेंट लैंड हाउस प्रॉपर्टी नहीं होता है। फिर इस हेड में अगर दिखाना है तो 3 कंडीशन है, क्या है, देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी, एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ सच हाउस, एंड प्रॉपर्टी शैल नॉट बी, हाउस प्रॉपर्टी शैल नॉट बी यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, इसी में हम लोग समझे कुछ एक बात कि ओनर अगर सबलेटिंग वाला प्रोविजन है, क्योंकि वो ओनर नहीं है, सबलेट किया है मतलब भाड़ा पे लेके दोबारा भाड़ा पे लिया, तो क्या हो जाएगा अदर सोर्स। ठीक है, फिर ओनर मतलब डीम्ड ओनर, इसमें हस्बैंड और वाइफ वाला एग्जांपल लिए। फिर हम लोग होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट समझे, फिर मेंबरशिप समझे, सोसाइटी कंपनी ये सब फॉर्म करके, लीज होल्ड वाला समझे 12 साल। ठीक है, अच्छा पार्ट वाइज है, उसको रिन्यूअल कर रहे हैं, मतलब 10 साल का कर लिए फिर रिन्यूअल हो रहा है, वो है 12 साल ही मान लेंगे तब अगर ऐसे कर रहे हैं तो। अरे एक साल का नहीं होना चाहिए, ओवरऑल आप 12 साल का कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ गए थे। अब हम लोग प्रैक्टिकल में आ रहे हैं, कैसे पढ़ना है सम्स। हम लोग को कितना सारा टॉपिक पढ़ना है। लेट आउट, लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब होता है जो आप भाड़ा पे दें, तो उसका कुछ इनकम निकलेगा, उसके ऊपर टैक्स निकलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड, आप खुद रह रहे हैं, खुद रह रहे तो कुछ भाड़ा तो आएगा नहीं, तो ऑब्वियस बात कुछ निगेटिव इनकम आएगा। निगेटिव इनकम सेट ऑफ हो जाएगा आपस में। जैसे अगर आपके पास 2 घर है, एक आप भाड़ा पे देके रखे हैं, लेट आउट की है, और एक में खुद रह रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो इसमें कुछ आएगा इनकम और इसमें कुछ माइनस इनकम आएगा, तो आपका फाइनल जो टोटल इनकम आएगा आप उसी पे टैक्स देंगे। तो कुछ ऐसा होगा, निगेटिव इनकम कुछ माइनस करने मिलेगा, क्या होगा हम लोग समझेंगे। फिलहाल हम लोग समझ रहे घर क्या हो सकता है, घर है तो भाड़ा पे देंगे या खुद रहेंगे, तो ये एक टॉपिक लेट आउट। एक है अगर हम खुद रह रहे हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक है अनऑक्यूपाइड खाली पड़ा रह गया, एक है डीम टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट मतलब लेट आउट नहीं हुआ लेकिन हम मान लेंगे कि लेट आउट हुआ है, कुछ है। फिर उसी में कुछ है, आप पार्टली लेट आउट किए थे और पार्टली खुद रहे थे। ठीक है, उसके बाद एरियर, अब इसमें 2 चीज हो सकता है, टाइम वाइज भी हो सकता है, एरिया वाइज भी हो सकता है, इसमें भी डिवीजन है आगे। क्लियर, टाइम वाइज है और एरिया वाइज है, टाइम वाइज है और एरिया वाइज भी है, ये समझना है हम लोग को। फिर रिकवरी ऑफ एरियर रेंट और अनरियलाइज रेंट कुछ है टॉपिक, इसी के साथ कवर होगा। क्लियर, अब हम लोग समझने जा रहे हैं लेट आउट। आज का पूरा टॉपिक किस पे है,
लेट आउट पे। अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहे हैं तो कैसे उसको टैक्स कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो कुछ है यहाँ पे लिखा हुआ, हम वापस से यहाँ लिख रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। तो ये फॉर्मेट है, डिटेल, पर्टिकुलर, डिटेल अमाउंट। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू हम बोले थे ना, ये चैप्टर क्या है, एनुअल वैल्यू पे, एनुअल वैल्यू घर का। तो कैसे निकालते हैं एनुअल वैल्यू? जो भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा उसमें म्युनिसिपल टैक्स, वाटर टैक्स और सीवरेज टैक्स लेस कर देंगे, तो आ जाएगा एनएबी, नेट एनुअल वैल्यू। इसके बाद एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, ठीक है, 30% ऑफ एनएबी, 30% ऑफ एनएबी। ये जो एनएबी आ रहा है उसका 30% माइनस करने मिल जाए। फिर एक और डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन पे अंडर सेक्शन 24B। ये कुछ है, यही बात हम यहाँ लिखे हैं कि ये जो भी माइनस करने, ये जो आएगा ये अलाउड हो जाएगा, इतना माइनस हो जाएगा, जो फाइनल इनकम आएगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना, वो यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये रहा एक। फिर म्युनिसिपल टैक्स 2, फिर हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन समझेंगे 3 और 4, यानी 4 पार्ट में पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। कि सबसे पहले हम लोग को निकालना सीखना होगा किसी भी घर का एनुअल वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। तो हम लोग क्या पढ़ना जब चालू किए तो उस समय क्या डिस्कस किए थे, ये एकमात्र ऐसा हेड है इसमें आप क्या कमा रहे उससे ज्यादा महत्व दिया जाता है अर्निंग कैपेसिटी पे। तो सरकार इन दोनों में जो ज्यादा रह रहा होगा उसके ऊपर टैक्स निकालने का कुछ प्रोविजन बना के रखा है। तो कैसे जीएवी निकाला जाता है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कंप्यूट किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू विदाउट वैकेंसी पीरियड, मतलब घर खाली नहीं था, घर थ्रू आउट द ईयर भाड़े पे था। ये टॉपिक कर रहे, फिर से सुन लीजिए, हम लोग एक सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि हम लोग उस घर का भाड़ा निकाल रहे हैं जो थ्रू आउट द ईयर भाड़े पे था। क्लियर? तो प्रोविजन क्या है हम लोग को ना, हम यहां जो लिखे हैं वो बाद में देखेंगे, पहले यहां समझ लेते हैं। एज पर लॉ जीएवी निकालने के लिए हायर ऑफ 2 लेते हैं, हायर ऑफ 2, 2 भाड़ा है उनमें से जो ज्यादा होगा वो ले लेंगे। क्लियर बच्चों? हायर ऑफ 2 क्या क्या, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से उस घर का क्या भाड़ा है वो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू जो भी होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे 1,20,000 है। फेयर रेंट एज पर मार्केट, फेयर रेंट मींस एज पर मार्केट, एफआर जिसको हम लोग बोलेंगे, ये हुआ ग्रॉस म्युनिसिपल, म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से घर का भाड़ा बोले तो, ठीक है। और फेयर रेंट मींस मार्केट के हिसाब से, जैसे मान लो दे दिया 1,80, ठीक है। तो इन दोनों में जो हायर है वो क्या हो जाएगा, जीएवी, जीएवी नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे रीजनेबल अर्निंग रिसीव्ड, ठीक है, आरईआर। इन दोनों में हायर कौन है बच्चों, कौन हायर है वैसे, अंजलि दोनों में कौन हायर है? तो वही आंसर हो जाएगा, रीजनेबल रेंट अर्निंग क्या हो जाएगा, एक, हाँ 18 लाख है, ये 12 लाख था, ये 18 लाख, ठीक है। क्लियर? हाउएवर एक स्टैंडर्ड रेंट भी दिया होगा, स्टैंडर्ड रेंट मींस होता है एज पर रेंट कंट्रोल, स्टैंडर्ड रेंट हायर ऑफ 2 शेल नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। नहीं नहीं, हायर ऑफ 2 शेल नॉट, अगर ये दिया हुआ है 20 लाख तो बताइए आंसर क्या होगा, 20 होगा ना, नहीं, इन्हीं दोनों में कंपेयर करना है, इन दोनों में जो हायर होगा इसको पार नहीं करेगा, अगर पार किया तो फिर स्टैंडर्ड रेंट ही आंसर हो जाएगा। यस और नो, समझ में आया? रुक जाइए रुक जाइए, मान लो अगर ये होता है 17 लाख तो ये आंसर कितना होता? क्लियर हुआ? समझ गए? हम लोग निकालना सीख रहे हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू।
जिसको बोलते हैं हम लोग GAV। तो इसका रूल क्या है, आपके पास म्युनिसिपैलिटी का भाड़ा दिया होगा, उस एरिया का, उस मतलब उस एरिया में म्युनिसिपैलिटी का तो भाड़ा चल रहा होगा ना, सालकिया का अपना क्या है, हावड़ा का क्या है, कोलकाता का क्या है, इस तरह से तो एरिया का क्या होता है, भाड़ा होता है ना। तो म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से क्या है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू उसको बोलते हैं, ठीक है। और फेयर रेंट मतलब होता है मार्केट वैल्यू, फेयर रेंट, फेयर रेंट डन। इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं GMV, इसको बोलते हैं FR। क्लियर। इन दोनों में जो हायर होगा, हायर ऑफ 2 ले लेंगे, इन दोनों में जो हायर होगा हायर ऑफ, ठीक है। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये है मान लो कितना लिखे थे, 12 लाख, मतलब जो घर है, जो घर का बात हो रहा है उसका एनुअल वैल्यू चल रहा है, एनुअल वैल्यू म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से 12 लाख, मार्केट में चल रहा है 18 लाख, ठीक है। तो तुम्हारे इनकम टैक्स रीजनेबल अर्निंग मतलब उचित भाड़ा क्या होना चाहिए, क्या मानेगा, रीजनेबल भाड़ा क्या मानेगा, इन दोनों में जो हायर कौन मानेगा, 18। ये आंसर होना चाहिए। लेकिन एक और प्रोविजन है कि इन दोनों का हायर स्टैंडर्ड रेंट को पार नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड रेंट मतलब होता है एज पर रेंट कंट्रोल, ठीक है। तो मान लो अगर स्टैंडर्ड रेंट 20 लाख है, केस 1, ठीक है, 20 लाख है, और केस 2 अगर मान लो 17 लाख है, तो भाई हम लोग अगर ऐसे देख रहे हैं, इन दोनों में हायर, हम इधर लिख के दिखा दे रहे, इधर लिख के दिखा दे रहे, 2 केस करके इधर था, ये लो सम्स। मान लो कि ये 20 लाख है, तो बताओ आंसर क्या होगा, इन दोनों में हायर कौन है बच्चों, 18। क्या ये इसको एक्सीड कर रहा है, नहीं, तो ये आंसर हो जाए। चलिए एक और केस, ये तो 20 था ही, 12 लाख था, ये 18 लाख था, ये हो गया 17 लाख रुपया। तो आंसर कैसे देखते हैं, इन दोनों में हायर कौन है, 18, 18 आंसर होना चाहिए, नहीं रुको, क्योंकि क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट को पार कर जा रहा है तो वो आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए। अभी भी GAV नहीं निकला, ये अभी रीजनेबल निकला। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें फिर कंपेयर होगा स्टेप 2। अब रीजनेबल अर्निंग RR, RR समझ गए ना, अभी ऊपर लिखे RR और एक्चुअल रेंट, उसमें से कंपेयर, एक्चुअल मतलब आप अब कितने भाड़ा पे दिए, उन दोनों में, इन दोनों में जो हायर आएगा वो हो जाएगा GAV। क्लियर, ठीक है। अब ये जब मिल गया तो आपको एक्चुअल भाड़ा दिया होगा, आप कितना पे दे रहे हैं, ठीक है। और अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट मींस होता है कि भाड़ा रहा, आदमी भाड़ा पे था लेकिन भाड़ा नहीं दिया, बैड डेट बोल सकते हैं। इसको क्लेम करने का कुछ 4 पॉइंट कुछ कंडीशन है, हम लोग समझेंगे आगे, फिलहाल हम GAV समझा रहे हैं। तो GAV निकालने के लिए AR माइनस UR मतलब एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट, इन दोनों में जो हायर, इसमें और इसमें जो हायर होगा वो ले लेंगे। क्लियर, फिर से देख ले, मान लो ये दिया हुआ है 22 लाख, ठीक है, और 50,000 अनरियलाइज रेंट है, तो कितना आएगा, 21,50,000। तो GAV क्या होगा बताओ, इन दोनों में हायर, इन दोनों में हायर, इसमें और इसमें हायर कौन है, 21,50,000। तब ये नहीं देखना है स्टैंडर्ड पार हो रहा है कि क्या हो रहा है ना, ये यहां तक स्टैंडर्ड देखने का काम था, पार हो जाए कोई लेना देना नहीं, यहां तक था, हाँ या ना। क्लियर हुआ आपको ये बात, समझ में आया। ये नॉर्मल सा सिर्फ हम लोग GAV निकालना सीखे हैं, अगर वैकेंसी पीरियड होगा तो लेवल जैसे जैसे अप होते जाएगा वो लोग हम लोग समझते चले जाएंगे। क्लियर है क्या, आज के लिए इतना ही है। AR मींस एक्चुअल रेंट, एनुअल रेंट भी हो सकता है, यहाँ पे हम मान रहे हैं एक्चुअल रेंट, यहाँ पे हो रहा है अनरियलाइज रेंट मतलब बैड डेब्ट। क्लियर, तो ये दोनों को माइनस करके जो आएगा उसमें कंपेयर कर, ठीक है ना। अभी वैकेंसी पीरियड असली सवाल तो वहां से चालू हो रहा है, लेकिन हम लोग अभी GAV निकालना सीख गए कि सम से स्टैंडर्ड आएगा तो कर पाएंगे। हम आपका इसको PDF भेज दे रहे हैं, इतना आप कॉपी करके आइएगा। और एक एग्जाम्पल भी यहाँ है कंसिडर किया हुआ, देख लीजिए एग्जाम्पल, ये रहा, देखो तो बच्चों 4 केसेस है, बोर्ड पे देखो, ये 6 लाख है, 590, दोनों में हायर कौन है,
6 लाख, तो 6 लाख आंसर हो गया क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट को उल्लंघन नहीं कर रहा था। एक्चुअल रेंट है 7-10, अनरियलाइज नील है, तो दोनों में हायर कौन है? 7-10, तो वो आंसर हो गया। हाँ या ना, इजी है। 5,50,000 7.5 लाख, ठीक है। तो कितना है? ये पार कर रहा था, तो फिर ये 6 था और ये 30,000 अनरियलाइज। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये और इसमें कौन हायर है? क्लियर, समझ गए क्या? अगर वैकेंसी पीरियड हुआ तो क्या होगा, यहां पे हम लोग पूरा है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। आज इतना ही है, पीडीएफ भेजेंगे, आप इतना तक कॉपी करके रख लीजिए, ठीक है ना।